नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बहन बेटियों की तरफ बुरी नजर डाली तो राम नाम सत्य हो जाएगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अगले 1-2 साल में लोग दंगों का नाम तक भूल जाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने विकास के मामले में भी यूपी को देश का अव्वल राज्य बताया है। यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष योगी सरकार पर जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करने के आरोप लगाता है। बुलडोजर सिर्फ विरोधियों को बर्बाद करता है, ऐसे इल्जाम भी लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े को देखें तो यूपी में अपराध में कमी जरूर नजर आती है। तो क्या वाकई यूपी का योगी मॉडल देश का मॉडल बन सकता है, या वाकई यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिए नजीर बन सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले इस डिबेट में जो मुख्य सवाल है उन सवालों को जानना बहुत जरूरी है। तो सवाल क्या है, आइए नजर डालते हैं और उन सवालों को देखते हैं। डिबेट में आज किन मुद्दों को लेकर बहस होगी। पहला सवाल, योगी मॉडल के चलते क्या यूपी में आपराधिक तत्व घटे हैं, अपराध घटा है? दूसरा सवाल, बेहतर कानून व्यवस्था योगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, योगी आदित्यनाथ सरकार की यूएसपी है? और तीसरा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ की चेतावनी का गुंडे माफियाओं पर कड़ा असर होता है, जिसका असर एनसीआरबी के आंकड़े में भी नजर आता है, अपराध के आंकड़े में नजर आता है? इन तमाम सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया अगले चौराहे पर, इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। बाबा की चेतावनी गुंडों के लिए मौत का फरमान। योगी ने ऐसा मॉडल लागू किया है जिससे यूपी में बदमाशों की शामत आ गई। आए दिन हम तस्वीरें देखते रहते हैं, कहीं ऑपरेशन लंगड़ा तो कहीं बदमाशों पर प्रहार तगड़ा। बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों को बाबा ने कुछ इस अंदाज में चेतावनी दी। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। कभी दंगों के लिए कुख्यात यूपी में अब दंगाई दुबक चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसा दावा लगातार करते आए हैं। इस बार सीएम ने कहा कि अगले 1-2 साल में दंगों का नाम तक भूल जाओ। पिछले 7 वर्ष के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर लोग दंगों का नाम ही भूल जाएंगे। यानी दंगा मुक्त प्रदेश, एक सुरक्षित प्रदेश, एक बेहतर मॉडल सुरक्षा का प्रदेश के अंदर आज दिया गया। 2017 में सत्ता में आते ही योगी ने गुंडे माफिया को सुधर जाने या फिर यूपी छोड़कर चले जाने की हिदायत दी थी। उसके बाद एक एनकाउंटर से गुंडों में दहशत है। कभी तख्ती लटकाकर थाने में सरेंडर करते हैं तो कभी एनकाउंटर के दौरान यमलोक पहुंचा दिए जाते हैं। योगी जिस मॉडल को अपनी ताकत मानते हैं, उसी मॉडल पर विपक्ष सवाल भी खड़े करता है। यूपी में भले ही अपराध कम हुआ हो, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमले भी बोलता रहता है। अखिलेश यादव अक्सर योगी मॉडल पर हमले करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई योगी मॉडल हिट है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरएलडी। और प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भुवन जोशी जी से शुरुआत करें। भुवन जोशी जी भी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत खुशनुमा हो गया है। जोशी जी, अब तो बड़ा अच्छा प्रदेश बन गया है, एनसीआरबी के आंकड़ों में कमी आ गई है, उत्तर प्रदेश में रहने में अब मजा आने लगा है, पहले ऐसा नहीं होता था। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय योगी जी को सुन पा रहा था
जी। उन्होंने कहने का काम करा कि अब जो अपराधी है वो भाग नहीं पाएगा और उसका राम राम सत्य हो जाएगा और बुलडोजर अपना काम करेगा। और अभी भी देश प्रदेश ने क्या देखा, बीएचयू की लड़की का रेप होता है और उसको करने वाले 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। वो आराम से 2 महीने प्रचार के लिए चले जाते हैं मध्य प्रदेश और फिर आके उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाती है। ये योगी जी की कलई खोलने को एकमात्र उदाहरण है। और इनके सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप के होने के बावजूद भी क्या कार्रवाई हुई, ये प्रदेश और देश ने देखने का काम करा। हाथरस में दलित बेटी को जिंदा जलाया गया, वो माननीय योगी जी की उपलब्धि थी। कानपुर में मां बेटी को जिंदा जलाया गया, वो केवल योगी जी की सरकार में हमने देखा है। और हमने देखा है जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के जो वादे होते हैं वो केवल जुमले होते हैं, तो माननीय योगी जी की जो बातें हैं वो केवल जुमला साबित होती तो है। अपराधियों का राम नाम सत्य नहीं हो रहा, मतलब मैंने आपको बताया। देखिए मैंने कहा ना, उन्होंने क्या कहा था कि वो भाग नहीं पाएगा। आराम से गए, 2 महीने गए और मध्य प्रदेश प्रचार करके आए। मैं तो योगी जी की बात आपके चैनल में सुनी है और मैं जवाब दे रहा हूं। वो आराम से रिलैक्स मूड में गए, वहां प्रचार करके आ गए मध्य प्रदेश में और फिर उनकी गिरफ्तारी दबाव में संभव हो पाई। और वो तीनों कोई और नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठेका ले लिया है। और पहले के उदाहरण है ही आपके पास, चाहे सैगर जी हो उनके विधायक हो, चाहे चिन्मयानंद स्वामी जी हो उनके। तो निश्चित तौर पे अब जो अपराध करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही बहुत है। अब तो नारा ये बन चुका है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। जी जोशी जी, योगी सरकार कहती है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों और अपराधियों और उनके कूड़ा करकट को साफ करने में इतना वक्त लगा। मैं तो आपको जो जितने उदाहरण दिखाए, चाहे मैंने चिन्मयानंद जी का दिखाया, वो भी हमारी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। सैगर जी का कोई हमारा सरोकार नहीं है। जो बीएचयू के 3 रेपिस्ट का बताया वो नहीं है। ब्रजभूषण सिंह हमारे पार्टी में नहीं है। सब इनके ही लोग हैं। मैं तो इनका गुणगान कर रहा हूं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से गुणगान कर रहा हूं कि योगी जी की बात को सही कह रहे हैं। अब अपराधी बाहर का नहीं होता, भाजपा का होता है। किसानों की हत्या करनी होती है तो गृह राज्य मंत्री का बेटा होता है, वो थार लेके निकल जाता है, किसानों की हत्या कर देता है। मुकेश त्यागी जी के पास जा रहा हूं आपके सवालों का जवाब लेने के लिए। मुकेश त्यागी जी, ना समाजवादी पार्टी एनसीआरबी के आंकड़ों पर भरोसा कर रही है और ना ही आपके दावों पर भरोसा कर रही है। उल्टा आपके कार्यकर्ताओं पर और आपके नेताओं पर ही सवाल उठाया जा रहा है। मुकेश त्यागी जी, मैं समझता हूं कि इनको सराहना, इनको आलोचना के लिए कुछ मिल गए हैं शब्द, लेकिन आप देखिए पूरा परिप्रेक्ष्य में देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हुई है या खराब हुई है। अब आप 1-2 केस लेकर के आप ये कहें कि साहब खराब हुई है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश जो है अब उत्तर प्रदेश बना है योगी जी के आने के बाद। जिस प्रकार से सपा के टाइम में महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने 5 बजे के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद बाहर निकलने में घबराती थीं, लेकिन आज खुलेआम वहां पे घूमती हैं। और ये योगी जी का बड़ा कड़ा प्रशासन है जिसकी वजह से आज महिलाएं जो है निर्भीक होकर के अपने स्वच्छंद जीवन लीड कर रही हैं। मैं आपको आंकड़े ही बता देता हूं। बसपा के टाइम में 22,342 थे और जब सपा आया तो ये बढ़कर के 25,007 केसेस हो गए। कितने रॉयट्स हुए? मुझे एक रॉयट्स बता दीजिए जो योगी जी के राज में हुआ। वहां पे लगातार जाति संघर्ष को लेकर के रॉयट्स होते थे। मथुरा में आपने देखा अतिक्रमण करने गए थे राम वृक्ष यादव, जवाहर पार्क में कैसे पुलिस वालों को मारा गया। हाथरस में, मतलब तमाम इनके तो केसेस इतने लंबे हैं। और वही मुलायम सिंह यादव थे जो कहते थे जब लड़के रेप करके आते थे तो लड़कों से गलती हो जाती है। तो इस प्रकार की बातें तो इन्होंने, वहां का जो माहौल था मैं आपको बताऊं, इन्होंने वहां के लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया था। वहां पे एक विशेष जाति थी जिसका वर्चस्व था और उनका सभी पुलिस स्टेशन में, आप उस जाति के नहीं तो आपके अगेंस्ट एफआईआर लिखी नहीं जा सकती है। तो मतलब इस प्रकार का वहां पे होता था। आज योगी जी ने, आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है और जिसमें गौतम बुद्ध नगर का ऑलमोस्ट 16 से 17% है, मुझे बताइए एक भी रॉयट्स बता दीजिए पहले संभल में, मेरठ में, मतलब इतना भयानक। पहले बीमारू राज दंगों का प्रदेश कहते थे, कह रहे हैं, और अब आप बता दीजिए अपराध के मामले, अपराध के आंकड़े क्या कहते हैं जोशी जी। उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में आ रहा हूं। जोशी जी,
मैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था आपके चैनल के माध्यम से। पूछना चाहता हूं, जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई उनमें कितने उद्योग लगे, जनता को आंकड़े दीजिए। आप बताने का काम करिए कि कितने उनमें से लोगों को रोजगार मिल गया, कितनी फैक्ट्रियां लग गई है। निश्चित तौर पे इनकी जो हवाई बातें हैं यही तो है। 2 करोड़ नौकरी आएंगी, कहां 20 करोड़ नौकरी का हिसाब दीजिए। आपने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, उसका हिसाब दीजिए। काला धन आपने कहा था, काला धन का हिसाब दीजिए। किसानों की आय दुगनी छोड़िए, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी आपके शासनकाल में कहा जाता है। हमेशा इस देश ने जय जवान जय किसान की भावना को देने का काम करा। लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले हैं यही 2024 में इनका अंत करने जा रहे हैं। देखिए प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ा टेस्ट ये होता है कि आपको जनता कितनी गंभीरता से लेती है। और अंततः तो तभी हुआ कि योगी जी दोबारा से ऐतिहासिक जीत ली उन्होंने 2022 के अंदर। तो ये बताता है कि योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जातिकरण समीकरण से उठ करके उनके प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए उनको इतना लंबा चौड़ा वोट दिया है। तो ये आपके जल्दी से ठीक है। हाँ जोशी जी एक छोटा जवाब, उसके बाद उमाशंकर पांडे जी के पास जा रहा हूं। उमाशंकर पांडे जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा आजकल चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं, घोसी में आदरणीय मुख्यमंत्री लगे, उप मुख्यमंत्री लगे, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर लगे, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर लगे, एमपी लगे। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बैरिंग लौटा दिया। और एक मंत्री के, और एक मैं निवेदन करना चाहूंगा इनसे, एक बुजुर्ग व्यक्ति के हमारे प्रदेश की इन्होंने सांसें फुलार की है मंत्री बनाने के लिए। कभी वो योगी जी के पास, कभी वो अमित शाह जी के पास। अरे कम से कम बुजुर्गों का सम्मान करिए, उन्हें मंत्री बना दीजिए। राजभर जी को कैसे उनकी ठीक है, नेताओं और मंत्रियों की, जोशी जी नेताओं मंत्रियों की चिंता करेंगे। आज क्राइम रिकॉर्ड की बातचीत हो रही है। उमाशंकर पांडे जी के पास जा रहा हूं। उमाशंकर पांडे जी, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 इस वक्त है, प्रदेश में अच्छा माहौल है, एक अच्छा जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, जो एरिया उत्तर प्रदेश का, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि माहौल बड़ा अच्छा हो गया, अपराधों में कमी आ गई है। बहुत अच्छा विवेक जी, आप कह रहे हैं अपराधों में कमी आ गई। और मैं एनसीआरबी का डेटा देख रहा था जी। उत्तर प्रदेश गैंग रेप के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में नंबर 1 पर। अगर फैक्ट गलत हो तो चेक करते चलिएगा। गलत, मैंने ये भी देखा गलत। महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। वहां भी संजोग से भाजपा की सरकार है, मैं इसलिए उसका जिक्र नहीं कर रहा। मैं देख रहा था इससे पहले की बात करिए, गहलोत साहब की बात करिए। सुन लीजिए, मेरी बात आने दीजिए, कौन बोल रहा है भाई। दूसरी बात मैं कह रहा था कि महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, एनसीआरबी ये भी कहता है। मैं ये भी देख रहा था कि पूरे देश में सबसे ज्यादा किडनैपिंग महिलाओं की वो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में हुई है। संख्या है 14,887 किडनैपिंग ऑफ वुमेन। मैं ये भी देख रहा था डावरी दहेज हत्या के मामले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 2,138। और मैं ये भी देख रहा था कि राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा रेप महिलाओं का 3690 के आंकड़े के साथ उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। आपने कहा घट गया, मैं जरा विवेक जी आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। आपके आंकड़े एनसीआरबी के गलत हैं, फैक्ट चेक करिए। 2020 में उत्तर प्रदेश में 49,385 क्राइम के मामले दर्ज हुए थे। 2021 में बढ़ के 56,083 हो गए और 2022 में बढ़कर 65,743 हो गए। ये कब तक का आंकड़ा बता रहे हैं आप? ये 23 तक का आंकड़ा बता रहे हैं या 22 तक का आंकड़ा बता रहे हैं सर आप? 22 तक का मैं 2020, 2021, 2022 और अच्छा, 23 का आंकड़ा अगर आ 2022 में जो अपराध का आंकड़ा है, जिसके हवाले से मैं आपको कह रहा था, आपने फैक्ट चेक की बात की, आप भी इसमें फैक्ट चेक कीजिएगा। आईपीसी के तहत जहां पूरे देश में प्रति 1 लाख की आबादी पर 258 से अधिक मामले दर्ज हुए 2022 में, उत्तर प्रदेश में तोड़ नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में 150 है प्रति लाख पर। यानी कि देखिए उमाशंकर पांडे जी, आपने मुझे गलत ठहरा दिया, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे ऐतराज इस बात से है कि जो फैक्ट मैं टीवी पर बता रहा हूं, मैं दोबारा बता देता हूं, लोग गूगल पर सर्च करें। मैं देखिए उमाशंकर पांडे जी, मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेलता हूं, मैं जो स्टडी करके आता हूं वो बात मैं बताता हूं। मेरी बात तो सुनिए पांडे जी। पांडे जी, आपने कहा, मैंने सुन लिया, आपने मुझ पर एलिगेशन लगाया, मुझे दो लाइन, मेरा हक, अरे पांडे जी मेरा हक है, आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, मैं 2 लाइन बोलूंगा तो सही। पांडे जी,
मैं वही बता रहा हूं दर्शकों, मैं दर्शकों को वही बता रहा हूं। दर्शक गूगल करें उत्तर प्रदेश में अपराध में कमी, गूगल करें दर्शक हमारे उत्तर प्रदेश में अपराध में कमी, और उसमें क्या रिजल्ट आता है। पहले पैरा पर अगर यह लिखकर नहीं आया कि पूरे देश में जहां आईपीसी के सेक्शन के मामले में पर लाख यानी कि प्रति लाख 258 के मामले दर्ज हुए, वहीं उत्तर प्रदेश में 150 दर्ज हुए प्रति लाख। अगर यह आंकड़ा नहीं आता है तो मैं ये इस डिबेट को अभी छोड़ने के लिए तैयार हूं। उमाशंकर पांडे जी बताइए, आप भी गूगल कीजिए। चलिए मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, और मैं नंबर लेके आपको स्क्रीनशॉट भेज भी देता हूं, ये स्क्रीनशॉट में रख भी लेता हूं। बताइए। मेरे पास तो आंकड़े हैं जी, ये आंकड़े आपको मैं व्हाट्सएप कर दूं। मैं भी आपको अपना आंकड़ा व्हाट्सएप कर देता हूं सर। विवेक जी मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, अब आगे बोलिए। हाँ, बोलिए। देखिए, एक ही आंकड़े को आपने अपने तरीके से कह के योगी सरकार को बचाने की कोशिश, मैंने किसी सरकार को बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी तनख्वाह किसी सरकार से नहीं आती है, मुझे मेरी तनख्वाह मेरी मेहनत की मिलती है। पांडे जी आपने नहीं, फिर आपने एलिगेशन लगाया, आपने सरकार को बचाने की कोशिश की। मैं कोई सरकार का मुलाजिम या प्रवक्ता यहां नहीं हूं पांडे जी, सरकार के प्रवक्ता बिल्कुल नहीं हूं। आप अपने शब्द वापस लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं हूं। मेरे डिबेट में आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा के निकल नहीं सकते हैं। मेरे ऊपर 1 रुपए का फायदा कोई दिखा दे तो मैं यहां पर अभी तुरंत डिबेट छोड़ने के लिए तैयार हूं। पांडे जी आपने गलत बात कही कि मैं किसी सरकार के लिए बोल रहा हूं, किसी सरकार को फायदा पहुंचा रहा हूं। आपने बिल्कुल गलत बात कही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात में बिल्कुल नहीं मानूंगा। आप अपने शब्द वापस लीजिए। गलत कर रहे हो आप उमाशंकर पांडे जी, आपने कैसे कह दिया कि मैंने सरकार के फायदे में बोला है, सरकार को फायदा पहुंचाया है? ये आप बेशर्मी, आप बेशर्म आप हैं। आप एक पत्रकार पर इस तरह एलिगेशन लगा रहे हैं। मैंने 1 रुपए का फायदा लिया आज तक अपने करियर में, कोई मुझे कह दे जाके मेरे सामने। सरकार के तलवों को आप तलवा चाटते होंगे, आप तलवा चाटते होंगे अपनी पार्टी के। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूं उमाशंकर पांडे जी, हद में रहिए आप, ठीक है? हद में रहिए आप। पत्रकार के साथ पत्रकारों की तरह बात किया कीजिए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। उमाशंकर पांडे जी का ऑडियो डाउन कीजिए। मुझे बात नहीं करने ऐसे लोगों से जो पत्रकारों पर एलिगेशन लगाते हो। रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ जुड़े, उसके बाद विशाल मिश्रा आपके पास आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, सवाल इस बात का है जो एनसीआरबी के आंकड़े यहां बता रहे हैं, उसी आंकड़े के तहत बात की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर दावा कर रहे हैं तो उस दावे पर हम डिबेट लेकर आए हैं। इसमें पत्रकारों को घेरने का क्या मतलब बनता है? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी वैसे भी किसी भी पत्रकार को घेरने में इंटरेस्टेड नहीं रहती, और ना ही हम किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हैं, क्योंकि पत्रकार की अपनी मजबूरियां कई बार होती हैं या अपनी विचारधारा होती है। देखिए, हर व्यक्ति वोट देता है, जब वोट देता है तो उसकी एक पॉलिटिकल विचारधारा होती है। अगर कोई भी पत्रकार है, वो चाहे हमारी पार्टी को वोट दे रहा हो, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हमारी पार्टी के लिए रखेगा। अगर वो भाजपा को वोट दे रहा है, वो एक अलग चीज है, क्योंकि व्यक्तिगत एक अलग चीज है। परंतु अगर पत्रकार है तो हमारे देश का चौथा स्तंभ है। हमारे देश में आज अगर लोकतंत्र जिंदा है तो वो चौथे स्तंभ की वजह से भी जिंदा है, क्योंकि चौथे स्तंभ की अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो चौथा स्तंभ अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। ठीक है, कुछ पत्रकार डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीजों में पाए गए हैं कि जो देखिए रोहित अग्रवाल जी, मैं सबकी गारंटी तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। और जो एनसीआरबी के आंकड़े वो मेरी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, अगर आपके पास यूट्यूब हो तो आप खोल के देख लीजिए। वो आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं। जो तथ्य है उस तथ्य पर हम बात कर सकते हैं, सीधी सी बात है। आपके अपने पॉलिटिकल राइट है, आपके अपने सिविल राइट है, मेरे भी अपने हैं। करेक्ट, डेफिनेटली किसी को भी व्यक्तिगत तौर पे नहीं घेरना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हमें प्लेटफॉर्म पे बुलाया है तो डेफिनेटली आपने हमें चांस दिया है ना। अगर आपको एक तरफा ही करना होता तो फिर आप हमको बुलाते ही ना, फिर आप खाली भाजपा के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक को बुला लेते, हमको बुलाने की क्या जरूरत थी। तो देखिए, स्थिति ये है कि ये तो एक अलग चीज हो गई। देखिए, आप जो जैसे कह रहे हो, एनसीआरबी की डेटा की आप बात कर रहे हो, देखिए अगर एक भी महिला के साथ अपराध हो रहा, एक भी महिला के साथ, तो आप इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार के अंदर रामराज्य आ गया। रामराज्य के अंदर महिलाओं के ऊपर अपराध नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी अगर बात कर रही है कि हमारी सरकार के अंदर अपराध नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जीरो टॉलरेंस होना भी चाहिए जनता के लिए, क्योंकि अगर क्योंकि देखिए हम लोग जितने आसानी से नंबर्स की बात कर लेते हैं, जैसे आपने कह दिया 1 लाख में 150, तो 1 लाख में 150 का मतलब होगा 25 करोड़ की आबादी है हमारे यहाँ। तो आप खुद स्थिति देख लीजिए, तो क्या इतनी महिलाओं के साथ अगर अपराध हो रहा है और हम चैन की नींद सो रहे हैं तो गलत है ना। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले लखनऊ शहर के बगल में मलियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, मलियाबाद मतलब लखनऊ शहर का हिस्सा है। मलियाबाद के अंदर 3 लोगों का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। तो ये कैसी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी? ये कैपिटल सिटी की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की मैं। तो देखिए, एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि हम आंकड़ों पे बहुत आसानी से हम ये कह देते हैं कि 150 का नंबर है,
अगर 1 लाख में 150 का नंबर है मित्र, तो 25 करोड़ में बहुत बड़ा ठीक है, नंबर हो मैं गया। इसका जवाब डॉक्टर विशाल मिश्रा से ले रहा हूं जी। पे अगर महिलाओं पे अपराध हो रहा है जी। तो आप चैन की नींद नहीं सो सकते। 150 लाख वाला आंकड़ा थोड़ा सा करेक्शन है रोहित जी, 150 प्रति लाख वाला आंकड़ा आईपीसी के तहत जो केस दर्ज हुए उस पर है, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक नहीं है, जो मैंने कहा था। नहीं, जो अगर 150 हम महिलाओं के लिए हम कह रहे हैं 5 महिलाओं पे भी अगर अपराध हो रहा है 1 लाख, ठीक है, हाँ, तो वो भी गलत है। वो भी गलत है, क्योंकि महिला को सबसे ज्यादा सुरक्षा देने की जरूरत है। हमारे देश में महिला को देवी माना जीरो जाता टॉलरेंस है। होनी चाहिए। तो क्या जीरो टॉलरेंस नहीं है? डॉक्टर विशाल मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, क्या जीरो टॉलरेंस नहीं है? योगी सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहूंगा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आंकड़े हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उन आंकड़ों के अनुसार त्वरित कार्यवाही जो हो रही है वो अपनी जगह है। ये होती है इच्छा शक्ति। अपराध हो रहे हैं तो यहाँ पर अपराध को प्रश्रय नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर अपराधी को तुरंत सजा भी दी जा रही है, कम से कम उसकी गिरफ्तारी तो की जा रही है। अभी मलिहाबाद की बात हुई, लेकिन आज जहां तक मैं देख पाया ट्विटर पे कि वो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो जो है शायद गिरफ्तार कर लिए गए। और देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। जहां तक मेरे पास भी आंकड़े हैं, वो उसमें कम से कम 23,125 अपराधी गिरफ्तार हुए, और केवल गिरफ्तारी अपराधियों की ही नहीं हुई, हर क्षेत्र में जो अपराध हो रहे थे उन पर लगाम लगाया गया है। मसलन एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि 2,983 हेक्टेयर जमीन पर अवैध निर्माण था, उसको भी खाली कराया गया है, जिसकी कीमत लगभग कुल 4 करोड़ 84 लाख के आसपास है। तो क्या ये नहीं दिखता? क्या हमें ये नहीं दिखता कि किस तरीके से पहले महिला थाना नहीं होता था, महिला थाना की स्थापना की गई है? क्या हमको ये नहीं दिखता कि 2017 से लेकर जब से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, क्या हमको नहीं दिखता कि आज तक अभी तक तब से लेकर अभी तक एक भी दंगा नहीं हुआ? और वही मैं अब जो है मान्यवर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि मान्यवर, जहां तक मुझे याद है 15 मार्च 2012 शायद था जब माननीय श्री अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, और मात्र 2012-13 तक आते आते लगभग कितने दंगे हो गए थे? क्या 38 दंगे नहीं हुए थे? ये बाकायदा स्वीकार किया गया था। तो आप देखिए ना। और हाँ, पूर्ण रूपेण अपराध, आज कम से कम ये तो नहीं कहा जा रहा है कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। आज कम से कम ये बात तो नहीं कही जा रही। आज ये बात सही है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कि उत्तर प्रदेश में आप रात बिरात कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपराधी मैं जोशी जी से इसका जवाब ले लेता हूं जी। एक सेकंड, एक बात बोलिए। हाँ, कि अपराधी की भी एक मानसिकता होती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उस विकृत मानसिकता पर भी बुलडोजर चलाया जाए, कि ताकि कोई दोबारा उस प्रकार की गलती करने की हिमाकत ना कर सके। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जैसा मैं रोहित जी, मैं आ रहा हूं जोशी जी से पहले जवाब ले लूं जी, उसके बाद आ रहा हूं रोहित जी। भूल जाएंगे जी, मैं जोशी जी से जवाब ले लूं, लेकिन इससे पहले उमाशंकर पांडे जो कहकर गए उसमें एक पैरा मैं बता दूं, अभी मैंने गूगल किया तो पता चला है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में देश में 15वें नंबर पर है, सजा दिलाने में अव्वल है। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है। ये उमाशंकर पांडे जी कह रहे थे कि नंबर 1 पर है महिलाओं के खिलाफ अपराध में। अभी मैंने ये डेटा निकलवाया अपनी टीम से, तो ये डेटा मेरे पास है। बाकी जोशी जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जोशी जी, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था। माननीय अखिलेश यादव जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो 109 था, वो सरकार ने नंबर बदल दिया, कोई विषय नहीं है, नंबर बदल दे, इनकी सरकार है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वो जो महिलाएं बेटियां हमारी थी, अभी वो धरने में बैठी थी लखनऊ में। आपके चैनल ने, अन्य चैनलों ने कवर करने का काम करा। मुझे भी प्रदेश की जानकारी रहती है। मैंने देखा वो धरने में बैठे थे तब विसंगतियों को लेकर के, हमारी वेतन की जो विसंगति है, हमें पेमेंट नहीं मिल पा रहा, ये आज प्रदेश की है। माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन था विकास के प्रति था। हमने जो इनको डायल 109 बनाया, उस पर भी इन्होंने काम करने का ठीक से काम नहीं करा। ये योगी सरकार की विफलता के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं। आप नाम बदलिए, हम आपकी सरकार को कह रहे हैं, योगी जी की जो सरकार है। विशाल मिश्रा जी एक एक करके हाँ बोलिए जोशी जी। मैं कहा योगी सरकार जो नामकरण की सरकार है, ये तो हम लोग पूरा देश प्रदेश समझ चुका है। आप नाम बदलिए, कम से कम उन बेटियों को, उन महिलाओं को कम से कम जो सैलरी से इशू है, सैलरी टाइम पे मिले। ये उनको धरने प्रदर्शन में, इस जाड़े में, इस ठंड में, जब आदमी घर से बाहर निकलने सक्षम नहीं है, उनको ठंड में आपके धरने प्रदर्शन और उनकी पिटाई होने का काम हुआ है। हमने देखा कैसे उनको आप लोगों ने वहां से उठाने का काम करा। तो निश्चित तौर पे जो आपके दावे हैं वो खोखले हैं और आप संजीदा नहीं है महिलाओं के प्रति।
मैं उत्तर देना चाहता हूं। मुकेश त्यागी जी, मैं विशाल मिश्रा जी आ रहा हूं, मुकेश त्यागी जी से जवाब ले लूं चूंकि बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे हुए। मुकेश त्यागी जी, नहीं देखिए, ऐसा है, कमी निकालने में तो 1000 कमियां निकाल सकते हैं। आप ये बताइए कि ओवरऑल व्यवस्था कैसी है। अगर आप एक दो केस लेकर के कहते हैं कि उनकी पूरी स्थिति आप धूमिल कर रहे हैं, और जबकि एनसीआरबी के डेटा मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूं, मैं समझता हूं शायद मेरे पास इतने फ्रेश डेटा नहीं जितने आपके पास हैं। अब आप ये देखिए, रेप के मामले में पूरे देश के अंदर 31,516 हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर 3,690 है, जो कि 24वें स्थान पर है। मतलब इंडिया के नहीं तो कांग्रेस के प्रवक्ता तो तथाकथित तौर पर कह रहे थे आप यहाँ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध नंबर 1 है। कांग्रेस के प्रवक्ता एलिगेशन लगा के गए अभी। मैं तो नहीं, उनके पास कह रहे थे, उनके पास भी एनसीआरबी का आंकड़ा था। ये तो पब्लिक, हाँ, तो ये पता नहीं कौन से एनसीआरबी के डेटा लेकर के आए। तो राजस्थान को जब कह रहे थे तो बोले राजस्थान में अब आपकी सरकार है। अरे भाई, रेप तो अशोक रोहित अग्रवाल जी वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। तो मुकेश त्यागी जी, हाँ, तो इनके जो तर्क थे वो बिल्कुल मतलब जबरदस्ती वाले तर्क थे कि भाई मेरे तर्क मानो, मेरे तर्क के अलावा एनसीआरबी कुछ नहीं है। ये कहां से झूठ मूठ के डेटा लेकर के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। जब राजस्थान की बात है, आपके सामने कैसे बोले, अरे वहां तो आपकी सरकार है। अरे भाई, हम तो अशोक गहलोत के टाइम की बात कर रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए एनसीआरबी डीटी नंबर 1 था रेप कैपिटल के अंदर। वहां किस प्रकार से कन्हैया लाल के गर्दन काटी गई, तो वहां तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, और उसी वजह से वो वहां पे आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी फिर आप देखिएगा, योगी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। इनकी आलोचना करने से जनता समझ गई, ये भ्रमित करते चले गए हैं। अब आप देख लीजिए, उसके अंदर तमाम ऐसे हैं जहां पर रॉबरी के केस में देख लीजिए 28,356, और जो कि 1975 उत्तर प्रदेश में जो 27वें स्थान पर है। तो आपका कोई तो बताइए कि जहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर खड़ा हो। मैंने एनसीआरबी का यह आंकड़ा बताया तो मुझे आपको फेवरेटिज्म करने का आरोप झेलना पड़ा। मेरे करियर में मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे ऐसा कहा हो कि मैंने किसी को फेवरेटिज्म किया हो, या फिर किसी सरकार से कुछ मेरे को फायदा हुआ कि एक पैसे का मैं किसी का कुछ जानता हूं। लेकिन मुझे, मैं एनसीआरबी के आंकड़े, उनके पास भी एनसीआरबी के आंकड़े थे, लेकिन इस तरह के एलिगेशन से मन कहीं ना कहीं व्यथित होता है। रोहित अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। जोशी जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, जब हम अपराध पे बात करते हैं तो हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बार बार ये कह रहे हैं कि 2-4 आंकड़े देके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अगर 28वें नंबर पे भी अपराध में रहेगा, हम तब भी सरकार को घेरेंगे, क्योंकि सरकार सही बात है, बिल्कुल विपक्ष के तौर पर आप सवाल उठाएंगे, सही बात है। हाँ, एक भी महिला के ऊपर अगर अपराध होता है तो महिला किसी घर की महिला है, वो किसी इंडिविजुअल है वो। अगर हम किसी इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो हमारे देश की महिला ही थी इंदिरा गांधी। अगर हम मदर टेरेसा की बात करते हैं तो हमारे देश की महिला ही थी मदर टेरेसा। अगर उनकी मतलब अगर उनके साथ कुछ गलत होगा या किसी भी महिला के साथ गलत होगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी खत्म होती है। तो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जहां पे जिस देश के अंदर देवी की पूजा होती हो, महिलाओं की पूजा होती हो, हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश है जहां पे देवी की पूजा होती है। इसके अलावा आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए कि कहीं भी देवी की पूजा नहीं होती है, हर जगह मेल गॉड है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस तरीके के बयान से बचना चाहिए कि कुछ आंकड़े गिनवा दिए। मित्र, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस जैसा घिनौना कांड हुआ है, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर उन्नाव जैसा घिनौना कांड हुआ है, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपके सांसद, आपके विधायकों के ऊपर आरोप लगे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर के आपके विधायक 25 साल की सजा काट रहे हैं। ठीक है, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ही पार्टी के लोग इस तरीके की सजाएं काट रहे हैं। जी, जोशी जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से इतना कहना चाहता हूं कि जितने उदाहरण मैंने दिए ये उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं, और मैंने ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण नहीं दिए, ये उत्तर प्रदेश के उदाहरण दिए। हाथरस यहीं पर आता है, कानपुर यहीं पर आता है, बनारस यहीं पर आता है। तो कृपया करके जो आप इस तरह का एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं, इस एजेंडे से बाज आइए। और जो हमारे साथी रोहित भाई ने कहा है कि अगर एक भी घटना होती है और अगर हम लोग आखिर में भी खड़े होते हैं और उसके बाद भी अगर एक घटना होती है तो हम विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है कि महिला और बेटियों के साथ खड़े रहें। नहीं, जो कोशिश हो रही है जोशी जी, उसको भी तो देखना होगा। अगर 100 से 10 पर आए, 10 पे से 1 पर भी आ जाएंगे तो आप लोगों का फिर सहयोग चाहिए होगा ना। विपक्ष उसमें सरकार का सहयोग करेगा, फिर सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन विशाल मिश्रा इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। विशाल मिश्रा जी, विपक्ष का कहना भी सही है, अपराध एक भी जी। मैं रोहित जी, मैं 1 सेकंड आ रहा हूं, मैं आपका सवाल ही फॉरवर्ड कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि अपराध तो एक अपराध भी तो अपराध ही है। विशाल मिश्रा जी,
विवेक जी, यही बात तो मैंने अभी अपने पहले हिस्से में कही थी कि आज आवश्यकता इस बात की है कि उस अपराध की मानसिकता पर प्रहार किया जाए। यह बात भी सही है कि जिस त्वरित तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो अपने आप में एक माइलस्टोन है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज की डेट में आवश्यकता है कि जो भी इस प्रकार की अपराधी मानसिकता, विकृत मानसिकता, कुत्सित मानसिकता रखता है, उस मानसिकता पर प्रहार किया जाए। इसके लिए सभी को साथ में आगे आना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये जो कह दिया जाता है कि नहीं, हम अभी कुछ स्थानों का नाम गिनाया जा रहा था कि ये उत्तर प्रदेश में ही है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं मान्यवर की, तो क्या मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में नहीं था, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं था, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में नहीं था, बरेली उत्तर प्रदेश में नहीं था, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं था? क्या बात करते हैं आप यहाँ पर? लेकिन आपको एक ब्रॉडर विजन रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बात की जा रही थी कि यहाँ पे मैं देखा कि बात आंकड़ों में चलने लगी, विकास की बात होने लगी कि नंबर बदलने में उस्ताद हैं। अरे मान्यवर, आप देखिए जो कमिटमेंट हो रही है उस कमिटमेंट की डिलीवरी हुई कि नहीं हुई? अब मुझे आज बताइए कि आपके समय में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ था? लेकिन जहां तक मुझे याद है कि 2017 की सरकार में कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ था। आपके समय पे बेरोजगारी दर कितनी थी? जहां तक मुझे याद आ रहा है 17.5 थी बिफोर 2017। आज की डेट में कितनी है? मेरे ख्याल से 3% है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हुआ करता था? 14 हुआ करता था। 14वें स्थान पर उत्तर प्रदेश हुआ करता था। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश छलांग मारकर नंबर 2 स्थान पर है। अपने आप को उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहा है। चीनी मिले, अभी वो मुडेरवा चीनी मिल की बात कर ले, क्यों नहीं शुरू हुई थी? 2002 से बनता भूल गए जब पुलिस ने गोली चलाई थी, 3 किसानों की जो है मृत्यु हुई थी। तब किसानों की चिंता नहीं थी आपको? वो जो ये जो है पश्चिम जो है में वो जो चीनी मिल चलाई गई, तब आपने क्यों नहीं चलवाया था? क्यों बंद जो है रखा था कोई? और आज उत्तर प्रदेश में क्या सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट नहीं बनने जा रहा? क्या एक्सप्रेसवे का जाल नहीं बना हुआ है? जरा बताइए ना। अभी वो 33.5 जो है वो मिलियन का जो निवेश हुआ है, उससे वो वहां पे उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्रियां आई हैं, लगना शुरू हुई हैं, वो काम नहीं। एक साथ विंडो में रखिएगा जोशी जी को और मिश्रा जी को। पहले आपके समय में बजट 2 लाख हुआ करता था, 2 लाख करोड़। 2017 में 4 लाख करोड़ हुआ, और अभी इस सरकार में 6 लाख करोड़ से अधिक का बजट है कि नहीं है? इन तथ्यों पर बात करिए ना। तो जोशी जी जल्दी से जवाब चाहिए। जोशी जी प्रगति हो रही कि नहीं हो रही? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए हमारे जो साथी अभी मुजफ्फरनगर की बात बता रहे हैं। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, एक एक करके। हाँ बताइए, उत्तर प्रदेश के सारे गांवों में बिजली आती थी मान्यवर? नहीं आती थी। किसके समय में? ठीक है विशाल मिश्रा जी, जवाब ले लेते हैं। 8 घंटा बिजली नहीं देखते थे सवेरे 8 से। ठीक है विशाल मिश्रा जी, जवाब ले लेते हैं। जोशी जी, हाँ जोशी जी बोलिए। देखिए अभी हमारे साथी मुजफ्फरनगर की बात करने का काम कर रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूं, माननीय कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए थे वहां पर उनकी सदस्यता को खत्म करा दंगे फैलाने के लिए, और उनकी पत्नी को जनता की अदालत में लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बैरिंग लौटाने का काम करा। ये आपके झूठ बोलने की शक्ति है। मैं नहीं जानता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी के रूप में लग रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्ति विशेष की बातें मैं नहीं कहता। और क्या वो, मुझे तो लगता है आपको दर्द नहीं है उन बेटियों का, उन महिलाओं का जो वो धरने पे बैठी थी इस ठंड के समय में, जब आप घर से नहीं निकल पा रहे। हमारी बेटी और हमारी जो घर की महिलाएं हैं वो वहां पर ठंड में बैठी थी। ये योगी सरकार में धरना हुआ कि नहीं? यह पूरे देश ने देखने का काम करा, पूरे प्रदेश ने देखने का काम करा। आप बताने का काम करिए देश को। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? गूगल पे सर्च करिए कि 109 की जो महिलाएं थी वो बैठी थी नहीं बैठी थी योगी सरकार के खिलाफ धरने पे। क्यों नहीं उनकी सरकार जो वेतन से संबंधित विसंगति दूर कर पा रही? हम विपक्ष में हैं और हमारे को 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विपक्ष की पार्टी बना के भेजा है, विपक्षी दल बना के भेजा है। हमारी जिम्मेदारी है महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, और वो जिम्मेदारी को निर्वहन करने को हमको कोई नहीं रोक सकता है। जल्दी जवाब फिर रोहित अग्रवाल जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद त्यागी जी के पास आ रहा हूं। मिश्रा जी, मैंने जो आंकड़े विवेक जी रखे उन आंकड़ों का उत्तर है कि नहीं है? पर कैपिटा इनकम उस समय की आपके जो है वो 2017 तक कितना था? 46,000 रुपए था। आज कितना है? 94,000 रुपए हैं। तो आप बताइए तथ्य, और जो लोग मैं तथ्य बताए, चाहे आर्थिक तथ्य हो, चाहे फैक्ट्री के तथ्य हो, चाहे किसान कर्जा माफी के तथ्य हो, आप उन तथ्यों को बताइए कि गलत है। रोहित अग्रवाल जी, कौन शामिल है कौन नहीं शामिल की तो बात ही नहीं किया। रोहित अग्रवाल जी, मैंने उन तथ्यों को रखा। रोहित अग्रवाल जी, क्या इन फैक्ट्स का कोई जवाब है विपक्ष के पास? एक सेकंड में आ रहा, मिश्रा जी में आ रहा हूं। मिश्रा जी जो तथ्य रख रहे हैं, एक सेकंड चाहेगा रोहित जी। हाँ रोहित जी,
सुनना चाहेगा कोई तो उसको जवाब समझ में भी आएगा। अगर वो जी। अपने दिमाग को खोल के और वो भाजपा का गुणगान करने को बंद करेगा तो उसको दिमाग सब खोल के अगर वो करेगा तो उसको समझ में भी आएगा। अगर ये बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की, तो इनको ये भी बात करनी चाहिए कि पर प्रति व्यक्ति जो कर्जा है वो आज हमारे देश में कितना इंक्रीज हुआ है, उसके ऊपर शायद ये बात नहीं करेंगे। अपने हिसाब से ले आते हैं ये डेटा और अपने हिसाब से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इसको डेटा टेलरिंग कहा जाता है कि डेटा टेलरिंग करने से काम नहीं चलेगा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये डेटा बोलने से काम नहीं चलेगा। एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि देश विकास की ओर बढ़ना चाहिए। 1947 से मैं डेटा गिनाना शुरू कर दूं तो इनकी हंसी भी रुक जाएगी कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सुई नहीं बनाता था, और जब 2014 में मोदी जी के हाथ में हमारे देश को दिया गया था तो उस समय हमारा देश आत्मनिर्भर देश था। वहां पे डिफेंस के वो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स भी बनाता था, और देश को आगे ही बढ़ना चाहिए, देश को वहीं नहीं खड़े रहना चाहिए कि आप जो 10 साल पहले के डेटा को आप कंपेयर करवाने चल दिए। तो 10 साल पहले के कर्ज को भी तो कंपेयर करवाइए। 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन पे आपने निर्भर कर रखा है तो एक डेटा वो भी है कि आपको ये समझना चाहिए कि 80 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन करिए, उनके परिवारों के लिए, ताकि वो आत्मनिर्भर बने, ताकि उनको 5 किलो राशन पे निर्भर ना रहना पड़े। 5 किलो की राशन की जो योजना है उसकी हम सराहना करते हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि साहब वो कहीं से भी गलत है, परंतु उन परिवारों को आप उस दायरे से बाहर लेके आइए, धीमे धीमे करके उनको रोजगार की व्यवस्था करवाइए। खाली डेटा टेलरिंग से काम नहीं चलेगा कि अपने हिसाब से आप डेटा टेलरिंग कर ले। थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा आपको। संवेदनशील होंगे तब आपको समझ ठीक है। मिश्रा जी जल्दी से जवाब दिए, फिर वो त्यागी जी के पास जा रहा हूं। मिश्रा जी। विवेक जी, पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने मान्यवर प्रवक्ता के जवाब देने सादर दे रहा हूं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। मान्यवर, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तब कर्जा बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा होता है। रही बात इकोनॉमी की, तो खैर अभी टॉपिक कुछ और चल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा कि 10 साल के पहले का डाटा 80 करोड़ जो है लोगों को राशन दिया जा रहा है। मान्यवर, 23 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए उनकी बात आप नहीं करेंगे। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने की बात किया जा रहा है तो उसकी बात आप नहीं करेंगे। 10 करोड़ आप बताइए। अरे तो आप तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। आप कर्जा बताएंगे तो कर्जा कब बढ़ता है? कर्जा कब बढ़ता है? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। तमाम हाईवे बन रहे हैं, तमाम पुल बन रहे हैं, तमाम एयरपोर्ट बन रहे हैं। क्या उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता। आज भारत में 5000 यूनिकॉर्न स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। तो कहने की बात यह है कि केवल ये कह देना कि नहीं 80 करोड़ को दिया जा रहा है, 23 करोड़ गरीबी रेखा के ऊपर आ गए वो, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना पहुंच गई, वो हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। वो सरकारों में नहीं था इस तरीके की। इतने गांव कंप्लीटली पूर्णतया एक एक करके देखिए, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी के समझ नहीं आएगा। चले जा रहे हैं रोहित जी और मिश्रा जी एक एक करके बोलेंगे तो सबके समझ आएगा। सवाल यह कि क्या वाकई डेटा टेलरिंग हो रहा है, और आखिर अगर आंकड़े को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो कौन तोड़ मरोड़ रहा है, पक्ष या विपक्ष? मैं मुकेश त्यागी जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से सुन रहे हैं। मुकेश त्यागी जी, विपक्ष का यह आरोप है कि डेटा को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। डेटा को अपने इस्तेमाल, देखिए डेटा मैं मान सकता हूं कि डेटा के अंदर त्रुटियां हो सकती हैं, हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन डेटा को डिनाई करने के अलावा आपके पास ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या है? क्या आपका आर्बिट्रेटरी स्टेटमेंट ही बन जाता है डेटा? फाइनल डेटा आप ही का है जो आप बोल देंगे अरे भाई जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है, जो एक ऑथराइज सोर्सेज से आए हैं, उसी का आधार लेकर के हम बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो है दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप जो है आप अपने सरकार काल में आपके यहाँ कितने क्राइम्स हुए थे जरा वो तो गिनवाइए पब्लिक को। आप हमारे यहाँ जो गिन रहे हैं वो गिन आइए। दूसरा मुझे ये बताइए कि ये जो बात कर रहे हैं महिला के प्रति जो इतनी संवेदना दिखा रहे हैं, मायावती जो गेस्ट हाउस के अंदर किसने जूता लात चलाया था, वहां पे पर्दा फाड़ दिया था, वहां पे किस प्रकार से उनके साथ पेश किया था, किसने किया था? राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थी? मतलब आप जो है अपने को बिल्कुल सफा करके आप हमारे पे छींटाकसी करने की कोई हिम्मत कर रहे हैं। आपका तो कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। जिस प्रकार से व्यवस्था, क्राइम और जाति संघर्ष वहां पे देखने को मिला वो तो बिल्कुल अद्वितीय है। आप किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के देख लीजिए, एक ही जाति का वर्चस्व होता था, MY समीकरण वहां पे सबसे ज्यादा था। आजम खान को देख लीजिए, किस प्रकार से आतंक फैला रखा था आजम खान ने वहां पर। अरे तो आप जो कि जयप्रदा के ऊपर देखिए किस प्रकार के अश्लील कमेंट किए थे उन्होंने,
खाकी को लेकर के। तो इस प्रकार की बातें मत करिए। और जहां तक महिलाओं के प्रति सम्मान है, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने स्वच्छ भारत की जब परिकल्पना करी तो शौचालय देने का काम उन्होंने किया। महिलाएं खुले में शौच में जाती थी सुबह 4 बजे उठ करके, ताकि उनका किसी प्रकार का कोई शोषण ना करे। तो ये तो यहाँ पे आतंक का माहौल था उत्तर प्रदेश के अंदर, तुष्टीकरण फैला रखा था, एक जाति विशेष को ही हमेशा प्रेफरेंस मिलता था। लेकिन जब से मोदी जी आए, सबका साथ सबका विकास, और ये पॉलिसी सचमुच में इंप्लीमेंट करी है। अब मुझे बताइए, मैं आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं। अगर आप 1 रुपया लाभार्थी के हाथ में देते हैं तो उसका जो आउटकम आता है जीडीपी में 90 पैसा आता है। और अगर आप 1 रुपया कैपेक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 11 लाख करोड़ है, रिकॉर्ड है अपने आप में, उसका जो इकोनॉमिक इंटेंसिटी है वो 3.5 है। तो उसका मल्टीप्लायर्स इफेक्ट आता है। अब आप इतना बड़ा कैपेक्स लेके आ रहे हैं, चारों तरफ आप सड़कें देखिए, इनके वही कमलनाथ जी थे, कहते थे मैं 27 किलोमीटर पर डे बनाऊंगा, और क्या हुआ, अंततः 3 किलोमीटर बने। आज नितिन गडकरी जी जो है 30 किलोमीटर पर डे जाल बिछ चुके हैं पूरे देश के अंदर। गांव-गांव में सड़क पहुंच चुकी है, नल का जल पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है। 150 उमाशंकर पांडे जी के पास जा रहा हूं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं उमाशंकर पांडे जी। सवाल इसी बात का है उमाशंकर पांडे जी, आपकी नीति और नीतियों की वजह से ही जो बात मुकेश त्यागी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तुष्टीकरण किया, आप लोगों ने पोलराइजेशन किया, आप लोगों ने, आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट पर्सनली आप भेज दीजिएगा, मैं उसको टीवी पे चलवा भी दूंगा, आपको ऐसे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप सुन लीजिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए। जी नहीं, आपने अभी तक उस बात पे खेद व्यक्त नहीं किया है। मैं एक फिर से उसी बात पर आऊंगा। आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, उस बारे में आपकी क्या विचार है? पांडे जी पहले आप बोलिए उस बात पर। अब क्या तरीका है, बेशर्मियत आप कर रहे हो। आपके पीसीआर को मैंने पूरा डेटा भेज दिया, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। नहीं, डेटा मेरे पास भी, मैं आपको भेज देता हूं। बेशर्मी, देखिए इस तरह के बयान अगर आप एक पत्रकार पर इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, आपके नाम क्या अगर डॉक्टर लगता है और एंड में पांडे जी लगता है, मैंने दोनों तरफ जी लगाया है। आप बोलेंगे तो मैं जी डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी भी कह सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको अपने चैनल पर बुलाकर और खुद मैं अपने ऊपर एलिगेशन ले लूं। आप अभी भी मुझे बेशर्म कह रहे हैं, मेरे चैनल पर आकर मुझे बेशर्म कह रहे हैं। ये आपकी ओडेसिटी है। नहीं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी को लेकर आइए, मैं 2 मिनट उनसे बात करना चाहता हूं। ये हिट एंड रन का मामला मेरे डिबेट में नहीं चलेगा। मैं ये हिट एंड रन का मामला अपने डिबेट में चलने नहीं देता हूं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। और ये फिर सुनो, ये देखिए आपकी मर्यादा। आपको डॉक्टर की उपाधि किसने दी? आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप किस तरह से बात कर रहे हैं? सुनो, आप अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में बात कर रहे हैं? आप अपने बेडरूम और लिविंग रूम में बात कर रहे हैं क्या? आप अपने बेडरूम और लिविंग रूम में बात कर रहे हैं क्या? आप एक नेशनल टेलीविजन पर बात कर रहे हैं। ये बात करने का तरीका आपका। उत्तर प्रदेश में 1 सीट बची है आपकी, इसी लहजे की वजह से बची होगी, वो भी जाएगी इस बार, ऐसा लग रहा है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। अब हाँ, तुम्हारे जैसे बेशर्मों के कारण। अच्छा, ये है आपकी भाषा। मैं तो एक्सपोज करता हूं आपको, आप एक्सपोज हो रहे हैं। बोलिए आप एक्सपोज हो रहे हैं, बोलिए, खुलकर बोलिए। मैं अपनी विचारधारा पर अभी भी कायम हूं। मैं अभी भी आपसे आप कह के बात कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपको एक्सपोज करूं नेशनल टेलीविजन पर, जहां 5 से 10 करोड़ लोग अभी आपको देख रहे हैं, और आपकी लफ्जों को भी देख रहे हैं, आपकी भाषा को भी देख रहे हैं। बोलिए, क्या बोलेंगे डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी? सुन लो, अब देखो ये नहीं, सुन लो नहीं, मैं तुम्हारा कोई कार्यकर्ता नहीं हूं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, मैं कोई कांग्रेस पार्टी और तो तुम्हारा कोई कार्यकर्ता नहीं हूं। सुन लो, बोल रहे हो, तमीज से बात कीजिए। नेशनल टेलीविजन पर मैं बता रहा हूं। सुन लो, तुम अपने घर के लोगों को बोलना, ठीक है? सुन लो, तुम अपने घर के लोगों को बोलना। एक्सपोज करने के लिए बस रोका हुआ हूं। आप एक्सपोज हो रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर। ये है आपकी भाषा, ये है आपकी नीति, ये है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की नीति, ये है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की भाषा, जो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ऊल जुलूल आरोप लगाते हैं और नेशनल टेलीविजन पर बैठकर अनलगर बातें करते हैं। आपकी भाषा, आपकी भाषा, आपके जरिए, ये कांग्रेस पार्टी की भाषा है, ये कांग्रेस पार्टी की भाषा है जो इस वक्त पूरा देश सुन रहा है। मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी। दैट्स इट, मैंने कुछ नहीं कहा। और इसी अहंकार की वजह से विपक्षी गठबंधन में आज एकजुटता नहीं है। जोशी जी कुछ कह रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को एक और मौका दिया, हमने कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश की, सवाल किया, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी को कहकर बुलाया,
उनको सम्मान दिया। इस तरह की भाषा जोशी जी, इस तरह की भाषा किस बात का अहंकार है कांग्रेस पार्टी को जोशी जी? देखिए, मैं निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में पत्रकारों का सम्मान करता हूं। हर पत्रकार के लिए सम्मान है, उसकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, जैसा कि हमारे साथी ने भी कहा। नहीं, गठबंधन के नेताओं को अखिलेश बोल देते हैं ये लोग। नहीं, किस बात का अहंकार है इनमें? गठबंधन के नेताओं को कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, किसी भी सहयोगी को वैल्यू नहीं करते। मैं कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, उसको सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रहे थे, महिलाओं के प्रति उनकी सोच को बता रहे थे। मैं बताना चाहता हूं देश को, माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को क्या कहने का काम करते हैं। वो कांग्रेस की विधवा कहते हैं, वो जर्सी गाय कहते हैं, वो करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहते हैं। इसी देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है और देश ने सुना है। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने बोला था कि माननीय मुलायम सिंह जी ने अयोध्या वाला कांड कराया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कार से को जो गोली चली थी वो माननीय मुलायम सिंह जी ने, उनके जो उस समय के जो सचिव थे, उनके बयान जो इंटरनेट पर है, जो गवर्नमेंट के अधिकारी थे, जो मुख्य सचिव थे, उन्होंने कहने का काम करा कि स्थानीय प्रशासन की। हमारा देश, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती है कि हम आपस में बैठकर इस तरह की बातचीत करें। हम नेशनल टेलीविजन पर जब बातचीत कर रहे होते हैं तो करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं। विनय जी, बात हमारी और आपकी कई बार बातचीत हो चुकी है। मैं आपसे पर्सनली कई बार मिल चुका हूं। मैं त्यागी जी से मुलाकात कर चुका हूं, मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा से मुलाकात कर चुका हूं। डॉक्टर विशाल मिश्रा मुझे आज से नहीं जानते हैं, लंबे समय से जानते हैं। इस तरह की भाषा का मतलब क्या होता है? देखिए, हम आप जब डिबेट में हिस्सा लेते हैं, आपके पास फैक्ट गलत है, आप गलत फैक्ट रख रहे हैं, आपको एंकर रोकेगा। विशाल मिश्रा जी, ऐसी भाषा का क्या मतलब होता है? ऐसे अहंकार का क्या मतलब होता है? देखिए मैं एक लाइन, बस एक लाइन जी बोलिए। देखिए, मैं इतना कहना, देखिए हम लगभग 3 दशक से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं। हम कोशिश करते हैं कि सभी से अच्छे से मिले, अच्छे से जुड़े। हमारी विचारधारा में अंतर हो सकती है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है, मैंने माननीय योगी जी कहा है, वो सार्वजनिक पद पे है, ठीक है। हमारी उनसे विचारधारा की लड़ाई है, हम उनसे लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे। लेकिन हमारी तो किसी से भी लड़ाई नहीं, हमारी तो विचारधारा की भी लड़ाई नहीं है। जोशी जी, विशाल मिश्रा जी से मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब लूं, फिर उसके बाद। नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं मिश्रा जी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे का सबका सम्मान है, वो कोई भी हो, और बड़े सम्मान के साथ एक दूसरे का सम्मान करना भी चाहिए। वही वाली बात मैं कहूंगा दोहा की, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपहु शीतल हुए। ठीक है, आपके और मुझे तो विशाल मिश्रा जी नहीं पता, त्यागी जी मुझे नहीं पता, रोहित अग्रवाल जी मुझे नहीं पता वो कौन सा आंकड़ा लेकर आए थे मेरे पास। मैंने जितना अपनी टीम से रिसर्च करवाया, मैंने खुद जितना रिसर्च किया, वो सारे आंकड़े डिबेट के दरमियान हमने शोज के सामने स्क्रीन पर चलाए हैं। स्क्रीन पर वो पूरे डेटा हमने रखा है, और उस डेटा के साथ अगर कोई मिसमैच है तो आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा हमें गूगल पर मिला, एनसीआरबी पे मिला, वो डेटा हमने बाकायदा चलाया है और उस डेटा को फैक्ट के साथ रखा। हमने फैक्ट के साथ इस पूरे डिबेट को अंजाम दिया। इसलिए हमारे आंकड़े में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या फिर हो गया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह से पांडे जी कह रहे थे, वो बिल्कुल अपसाइड डाउन बात कर रहे थे। मैं फिलहाल मैं रोहित जी, मेरे पास समय कम था, मैं दोबारा आप लोगों से डिबेट में मुलाकात करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, मुकेश त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, भुवन जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विशाल मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। बिहार कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे हैं और कल से दिल्ली में थे बिहार कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस के 3 और विधायक कल हैदराबाद पहुंचेंगे। 12 फरवरी को एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। तो क्या बिहार में फ्लोर टेस्ट में कहीं कोई पेच फंस सकता है? क्या आरजेडी कोई बड़ा खेल कर सकती है? यह इस वक्त का बड़ा सवाल। इसी के साथ ही सबका हिसाब होगा में अब विनर्स के नाम का ऐलान करने का वक्त हो गया है। आइए जानते हैं सबका हिसाब होगा के लकी विनर्स दो कौन कौन से बने। जितेंद्र के चतुर्वेदी उदयपुर राजस्थान से और कालीदास रैना कठुआ जम्मू कश्मीर से। आप दोनों को मिलेगी शानदार घड़ी, आप दोनों बने हमारे लकी विजेता। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, आगे देखिए असंभव हमारी खास पेशकश जल्द